वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हार्निया एंड इट्स टाइप्स इन किड्स कि हमारे पास छोटे बच्चों में हार्निया क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद हर एक टाइप्स के हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्या ट्रीटमेंट होगी, उसके लिए कौन कौन से इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 3rd सेमेस्टर में मेरे चैनल से आप लोग ने हार्निया के डिफरेंट वीडियोस पढ़ी होंगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एडल्ट में हार्निया किस तरह होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास कौन सी होती है। अभी 5th सेमेस्टर पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आप वही हार्निया पढ़ेंगे, लेकिन छोटे बच्चों में कि छोटे बच्चों में हार्निया किस टाइप का होते हैं, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, उसकी ट्रीटमेंट कौन कौन सी है और उसमें हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से होंगे। इसी के साथ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उसको भी मैं मेंशन करूंगा। अब हमारे पास है व्हाट इज हार्निया। देखो, जब भी आपको हार्निया का वर्ड सुनने को मिलता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्निया क्या है। हार्निया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मींस अ रप्चर। इट इज अ प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन थ्रू अ डिफेक्ट इन द वॉल ऑफ कैविटी नॉर्मली कंटेनिंग इट। देखो, हमारे पास हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ कैविटीज है, पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इस तरह हमारे पास थोरेसिक कैविटी है कि जब हमारे पास कैविटी के वॉल में कोई डिफेक्ट आता है और उससे या पूरे ऑर्गन या वहां पे कोई फ्लूइड वगैरह की प्रोट्रूजन होती है, बाहर की तरफ से उबला हुआ बनता है, तो उसको हम कहते हैं हार्निया। मतलब अगर एब्डोमिनल वॉल में कोई डिफेक्ट आ जाए और उस वजह से आपका कोई इंटेस्टाइन उस डिफेक्ट की वजह से बाहर थोड़ा बाहर निकल आता है, तो फिर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हार्निया कहलाता है। या एब्डोमिनल वॉल या कोई मस्कुलर वॉल में कोई भी डिफेक्ट आ जाए और वहां पे हमारे पास स्वेलिंग टाइप हो जाए जिसमें फ्लूइड हो, तो वो भी हमारे पास फिर हार्निया कहलाता है। लिहाजा हार्निया किसे कहते हैं, किसी भी प्रोट्रूजन जो हमारे कैविटी वॉल में आ जाए कोई प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम की वजह से वहां से कोई ऑर्गन की प्रोट्रूजन या फ्लूइड की प्रोट्रूजन हो, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हार्निया। अब हमारे पास हार्निया की समझ तो आप लोगों को आ गई। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हम एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे सिर्फ नेम लिखे हैं, आगे जाके एक एक करके हमने एक्सप्लेन करना है। पहला हमारे पास है इंसिजनल हार्निया। इंसिजनल हार्निया क्या है कि आपकी एब्डोमिनल वॉल या कोई भी कैविटी वॉल किसी भी ऑपरेशन की वजह से या वहां पे कोई जख्म वगैरह बन के कोई स्कार की वजह से वो जगह क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। और जब वो जगह कमजोर हो जाती है, वहां पे जो हमारे पास मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वहां से प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन होती है या फ्लूइड होता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं इंसिजनल हार्निया। दूसरा है अम्बलाइकल के आपके अम्बलाइकल के इर्द गिर्द किसी भी जगह से अगर कोई स्वेलिंग होती है तो उसको अम्बलाइकल हार्निया कहते हैं। ये आगे जाके एक एक करके आज हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद पैरा एम्बलाइकल है। पैरा एम्बलाइकल एक्वायर्ड डिफेक्ट एबव और बिलो द अम्बलाइकस। इसके बाद एपिगेस्ट्रिक है। एपिगेस्ट्रिक कहाँ पे होता है, इन द मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन एबव द अम्बलाइकस कास्ड बाय डिफेक्ट इन लीनिया एल्बा। क्या है कि आपके एब्डोमेन ये नाफ के ऊपर यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से स्वेलिंग हो, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कोई चीज बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो, तो फिर उसको कहते हैं एपिगेस्ट्रिक हार्निया। एक हमारे पास है इंग्वाइनल हार्निया, जो इंग्वाइनल रीजन में क्या होता है, प्रोट्रूड होता है। इसके कितने टाइप्स हैं ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन है कि इंग्वाइनल हार्निया इज मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनॉमली रिक्वायरिंग सर्जिकल रिपेयर इन इन्फेंट। देखो, हमारे पास 80% ऑफ हार्निया जो छोटे बच्चों में होता है, तो उसमें 80% केसेस हमारे पास इंग्वाइनल हार्निया के होते हैं। फिर इंग्वाइनल हार्निया में जो बच्चे का इंग्वाइनल रीजन होता है वहां पे प्रोट्रूजन होती है, वहां पे स्वेलिंग होती है, जिसकी फिर हम सर्जिकल रिपेयर करते हैं। इट इज प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियल सैक इनटू प्रोसेसेस वेजिनलस। प्रोसेसेस वेजिनलस क्या है, हमारे पास पेरिटोनियम के नीचे जहां पे फीमोरल बोन वगैरह है, यहाँ पे लोकेशन को प्रोसेसेस वेजिनलस कहते हैं। यहाँ से हमारे पास पेरिटोनियल सैक प्रोट्रूड हुआ होता है।
प्रोट्रूड हुआ होता है और वहां पे ये क्या बनाता है, हार्निया बनाता है। ये अभी आगे मैं पिक्चर के थ्रू फिर आपको ये प्रोसेसेस वेजिनल्स का बारे में बताता हूं। मोस्ट कॉमन इन मेल एंड प्री टर्म इन्फेंट, और ये इंक्वाइनल हार्निया हमारे पास क्या होते हैं, अक्सर मेल बच्चों में होता है और प्री टर्म इन्फेंट में होता है। अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये हमारे पास मेल में क्यों ज्यादा होता है। मेल में इसलिए होता है कि जब हमारे पास छोटा बच्चा बनता है तो उसके टेस्टिकल्स जो हैं क्या है कि वो उसके एब्डामेन में बनते हैं और थ्रू होल इंटरनली वो फिर स्क्रूटम में आ जाते हैं। सही है, फीटस एज में वो स्क्रूटम में आ जाता है। अगर ये ओपनिंग जिसके थ्रू वो टेस्टिकल्स के एब्डामेन से स्क्रूटम में आते हैं, वो ओपनिंग अगर बंद ना हो जाए तो फिर वो हार्निया का शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिहाजा इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास मेल चाइल्ड में ज्यादा होगा इंग्वाइनल हार्निया एज कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड। देखो इस पिक्चर में आपको दिखा, इसको कहते हैं इंग्वाइनल हार्निया। ये इंग्वाइनल रीजन है, ये इंग्वाइनल रीजन हमारे पास है। यहां पे जब आपके पास प्रोट्रूजन होती है तो फिर इसको कहते हैं इंग्वाइनल हार्निया। अब इंग्वाइनल हार्निया के फिर हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, एक है इनडायरेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। Inguinal hernia can be direct, which is herniation through an area of muscle weakness in inguinal canal। कि आपका जो इंग्वाइनल किनाल है, इंग्वाइनल किनाल किसे कहते हैं, ये जो आपके पास कर है। अब इस पिक्चर में जो आपको दिखाएं तो ये हमारे पास डायरेक्ट है कि यहाँ पे जो इंग्वाइनल रीजन है, सही है, इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोट्रूजन सी हो जाती है क्योंकि यहाँ के मसल वीक होते हैं। तो इस टाइप ऑफ हार्निया को हम कहेंगे डायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया। देखो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। सेकंड हमारे पास है an inguinal hernia, indirect herniation through the inguinal ring। Indirect hernia, the most common form, can develop at any age but are especially prevalent in infant younger than 1 year। This form is 3 times more common in male। सही है, इंग्वाइनल हार्निया जो इनडायरेक्ट है वो थ्रू इंग्वाइनल रिंग हमारे पास क्या होती है, प्रोट्रूजन होती है। देखो जो डायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट आपके एब्डामिनल वॉल की मसल वीक होते हैं उसके थ्रू प्रोट्रूजन होती है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है तो वो पहले इंग्वाइनल रिंग में प्रोट्रूड होके आपके पास हार्निया बनाता है। और ये हमारे पास 3 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल। मेल में क्यों कॉमन है वो तो मैं रीजन आपको बता चुका हूं कि हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसके थ्रू एब्डामन से टेस्टिकल डिसेंड होते हैं स्क्रूटम में। अगर वो ओपनिंग बंद नहीं होती तो उसके थ्रू आपके पास हार्निया जो डेवलप होते हैं उसको फिर कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया। और अगर हमारे पास फीमोरल किनाल के थ्रू हार्निया बनता है तो उसको हम कहेंगे फीमोरल हार्निएशन। जो आपके पास फीमर बोन होता है वहां पे जो फीमोर रीजन है वहां से अगर आपके पास स्वेलिंग हो जाती है तो फिर उसको हम कहते हैं फीमोरल हार्निया। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया भी गया है कि देखो ये हमारे पास डायरेक्ट हार्निया है। यहाँ पे तमाम जो हमारे पास प्रोट्रूजन बाहर की तरफ से हुई है, ये जो रेड आपको नजर आ रही है, लेकिन इनडायरेक्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनडायरेक्ट जो है वो इंटरनल की तरफ से है, वो इंग्वाइनल रिंग के थ्रू यहाँ पे डिसेंड हुआ है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट हार्निया। इनडायरेक्ट हार्निया थ्रू इंग्वाइनल रिंग होगा, जो डायरेक्ट होगा वो डायरेक्टली एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू आपके पास होगा। सही है। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी प्रोसेस वेजिनलस अ पेरिटोनियल डाइवर्टिकुलम एक्सटेंडिंग थ्रू इंटरनल इंग्वाइनल ring present in fetus at 12 weeks in uterus give rise to indirect inguinal hernia। देखो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास जो प्रोसेस वेजिनलस होता है वो क्या होता है, वो एक रिंग इंग्वाइनल रिंग उसके थ्रू ओपन होता है। सही है। और ये हमारे पास क्लोज हो जाता है किस कहाँ पे 12 वीक्स फीटस में होता है, इसके बाद ये खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो जाए तो इसके थ्रू अगर आपके पास प्रोट्रूजन होती है तो फिर वो आपके पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया को क्रिएट करता है। पेटेंट प्रोसेस वेजिनलस इज ओनली अ पोटेंशियल हार्निया एंड बिकम एन एक्चुअल हार्निया ओनली व्हेन bowel or intra-abdominal content exit the peritoneal cavity into it। देखो जो आपके पास प्रोसेस वेजिनलस है ये क्या है, ये एक रिंग की फॉर्म में है। अगर ये क्लोज नहीं होता और इसके थ्रू आपके एब्डामन का कोई आर्गन बाहर की तरफ आता है या
आपके एब्डामन का कोई फ्लूइड इसके थ्रू निकलता है तो वो एक स्वेलिंग टाइप बना लेता है और इससे फिर आपको इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया हो जाता है। अब हमारे पास चूंकि बात इंग्वाइनल हार्निया की हो रही है तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होंगे कि आप फिर डिफरेंशिएट कर सके इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट को। जो इनडायरेक्ट हार्निया होता है उसमें क्या होता है कि ग्रॉइन बल्ज एक्सटेंडिंग टुवर्ड द टॉप ऑफ स्क्रूटम विजिबल मोस्ट फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इंक्रीज एब्डामिनल प्रेशर। क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट हार्निया होता है वो बाहर की तरफ एज सच दिखाई नहीं देता बल्कि वो स्क्रूटम के ऊपर स्वेलिंग होती है और जब बच्चा एब्डामिनल प्रेशर लगाता है, जब उसकी कंस्टिपेशन होती है या रोता है या कोई और एब्डामिनल प्रेशर जब वो लगाता है तो तब वो आपको क्लियरली नजर आ सकता है क्योंकि वो फिर स्वेल हो जाता है प्रेशर के साथ, इंक्रीज एब्डामिनल प्रेशर के साथ। सही है। इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हार्निया उसमें क्या होते हैं कि ग्रॉइन मास एक्सटेंडिंग टुवर्ड द फीमोरल वेसल्स व्हिच एक्सर्शन आर स्ट्रेनिंग मोस्ट प्रेजेंट फॉर इलेक्टिव सर्जरी बट मे प्रेजेंट एन इमरजेंसी इन केस ऑफ इनकार्सिरेशन और बोल एब्स्ट्रक्शन। क्या होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं तो वो फीमोरल वेसल्स के थ्रू आपको फीमोरल रीजन में क्लियर कट नजर आएगा। यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि हमारे पास इसके लिए इलेक्टिव सर्जरी होती है, एक इलेक्टिव है एक इमरजेंसी है। इलेक्टिव ये है कि आपको पता है कि ये मेरे बच्चे का हार्निया है तो इसको मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा कि इसका ये ऑपरेशन हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर वो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन काज करे, वो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन काज करे या वहां पे वो क्या करे उसकी नर्विंग आ जाए वो कोई हमारे पास इंटेस्टाइन वगैरह में, तो तब इस कंडीशन में ये फिर हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन होता है और फिर इसमें आपने इमरजेंसी बेसिस पे पेशेंट की सर्जरी करनी होती है ताकि उसका ये हार्निया क्या हो जाए, ये ट्रीट हो सके। इसके बाद हमारे पास इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है तो ट्रीटमेंट दो तरीकों से होता है। एक होती है हर्नियाटमी। हर्नियाटमी किस तरह होती है कि हार्निया को रिमूव किया जाता है, उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, ओपन करके वो जो स्वेलिंग होती है कट करके उसको वापस से जोड़ा जाता है। या हमारे पास हर्नियोरेफी होती है। हर्नियोरेफी क्या होती है कि देखो हमारे पास हार्निया तब होगा जब आपके कैविटी के वाल के मसल्स वगैरह वीक हो जाएंगे। तो हर्नियोरेफी में हम क्या करते हैं वो मसल्स वगैरह उसको स्ट्रांग बना देते हैं ताकि वो स्वेलिंग उसके थ्रू ना हो, वहां उस जगह से स्वेलिंग ना हो, उससे प्रोट्रूजन ना हो। और इस तरह फिर हमारे पास ट्रीटमेंट होती है इंग्वाइनल हार्निया की। अब सेकंड टाइप हमारे पास है वो है अम्बलाइकल हार्निया। वीकनेस इन एब्डामिनल वॉल अराउंड अम्बलाइकस, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एब्डामिनल वॉल, allowing intestinal content to protrude through opening। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है अम्बलाइकल कि जब आपके अम्बलाइकल के इर्द गिर्द वाल वीक हो, वो सही से क्लोज ना हो जाए और वहां से आपके पास पेरिटोनियल फ्लूइड या इंटेस्टिनल कंटेंट की प्रोट्रूजन हो तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं अम्बलाइकल हार्निया। आगे मैं एक पिक्चर में आपको दिखा दूंगा फिर आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे नोटेड बाय इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन ऑफ एब्डामेन। जैसे ही आप देखेंगे उसका जो अम्बलाइकल होगा वो फूला हुआ होगा, उसके थ्रू आप थ्रू पल्पेशन थ्रू जो है टचिंग वगैरह के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। यूजुअली क्लोज स्पॉन्टेनियसली बाय 12 ईयर ऑफ एज। और ये हमारे पास सिंपल होता है और अक्सर 12 साल के एज के बाद जो है ये खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। क्यों? आपके जो एब्डामिनल वाल के मसल्स वगैरह है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और ये खुद ब खुद क्या हो जाते हैं आपके पास खत्म हो जाता है। मतलब ये इतना नुकसानदेह नहीं होता। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि नॉर्मल अम्बलाइकल जो है वो इस तरह नहीं होता। जो हार्निया वाला है तो ये देखो फूला हुआ है, ये स्वेल हुआ है, इसको कहते हैं अम्बलाइकल हार्निया। इसके लिए हमारे पास थेराप्यूटिक मैनेजमेंट क्या क्या होंगे। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट कहते हैं कि किस तरह हम इसको कम करेंगे, किस तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट नो ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल डिफेक्ट। अगर छोटा डिफेक्ट है या छोटी सी स्वेलिंग है या बच्चे को उससे पेन वगैरह नहीं होती तो उसके लिए फिर हम कोई भी मैनेजमेंट नहीं करते और 12 साल तक जब बच्चा पहुंचता है तो ये खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा है तो फिर सर्जिकल रिपेयर इसका
होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, डिस्करेज यूज ऑफ होम रेमेडीज, बेली बैंड्स, कॉइन एटसेट्रा, रीएश्योर पेरेंट्स। देखो जो हमारे पास होम रेमेडी शुरू यूज होती है कि उसके ऊपर सिक्का बांधना, अम्बलाइकल के ऊपर वो कभी सिक्का बांधते हैं, उसके ऊपर कभी कोई चीज बांधते हैं, कभी कोई चीज बांधते हैं, तो इस चीज़ों से हमने मना करना है उसके घर वालों को और उसके पेरेंट्स को हमने ये श्योर कराना है कि देखो आपके बच्चे का जो अम्बलाइकल हार्निया है इससे उसको कोई भी तकलीफ नहीं और ये एज के साथ खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा, लिहाजा इसके लिए कोई भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इससे कोई पेन वगैरह होगा तब हम इसकी इंटरवेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी मैनेजमेंट है। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो है कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया। जो हमारे पास डायफ्राम होता है जो ब्रीथिंग वगैरह में हमें हेल्प आउट करता है, जो ऑलरेडी आप एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रिस्पायरेटरी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब बाय बर्थ डायफ्रामेटिक हार्निया हो, आपका कोई डायफ्राम वगैरह उसमें कोई ओपनिंग वगैरह हो, स्वेलिंग हो, तो उसको फिर कहते हैं कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया। व्हेन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम फेल टू क्लोज cause protrusion bulge out of part of abdominal organ in thoracic cavity। जब आपके पास डायफ्राम का ऊपर वाला लेयर, ऊपर वाला वाल सही से क्लोज ना हो जाए, जब उसमें ओपनिंग रह जाए, तो आपके एब्डामिनल के जो कंटेंट हैं, जो आपके पास इंटेस्टाइन वगैरह हैं, जब वो प्रोट्रूड हो जाए ऊपर लंग्स की तरफ, तो इस कंडीशन को कहते हैं कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया। Congenital diaphragmatic hernia, protrusion of abdominal content into chest cavity through a defect in diaphragm, survival rate up to 80% due to advancement in surgical correction। देखो हमारे पास इस तरह के हार्निया के लिए फिर सर्जिकल रिपेयर होता है, सर्जिकली रिपेयर किया जाता है इस तरह के हार्निया को, और इस वजह से जो हमारे पास सर्वाइवर परसेंटेज है वो 80% है। मतलब 80% बच्चे जो हैं वो डायफ्रामेटिक हार्निया से फुली रिकवर हो जाते हैं। वो रीज़न ये क्योंकि हमारे पास टाइम के साथ साथ जो सर्जिकल एडवांसमेंट इसमें क्या रही एडवांसमेंट आ रही है, सर्जिकल प्रोसीजर हमारे पास एडवांस से एडवांस होते जा रहे हैं, लिहाजा आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पिक्चर के थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि देखो ये हमारे पास डायफ्राम है, ये डायफ्राम है और इससे ये इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ प्रोट्रूड हुए हैं। तो देखो आपको फिर जो कंसेप्चुअल स्टडी का मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि कंसेप्चुअल स्टडी करें, तो वो यहाँ पे फिर आप कर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटेस्टाइन लंग्स की तरफ ऊपर आएंगे तो प्रॉब्लम कौन कौन सी होगी। आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, आपकी वेंटिलेशन सही से नहीं होगी, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आपको होगी, आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर पड़ता है ना, और ये फिर आपके पास क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम होते हैं डायफ्रामेटिक हार्निया से। Defect may be large or small, pulmonary involvement, hypoplastic lung with decrease in alveoli and arterioles। क्या होता है कि आपके पास जो लंग्स है वो कंप्रेस से रहते हैं, हाइपोप्लास्टिक हो जाते हैं, वहां पे आपके पास एल्वियोलाई में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है और आर्ट्रियोल्स में भी आपके पास क्या होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है। वहाँ पे उनकी जो रिलैक्सेशन है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, ये एक्टिविटी क्या होती है, वो डिफेक्ट उसमें आ जाता है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन फिर आपको होता है कि आपके पास जो लंग्स वगैरह है उसमें फ्लूइड वगैरह जो है वो पड़ सकता है, जो आपके पास एब्डामन का फ्लूइड है वो उसमें आ सकता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डायफ्रामेटिक हार्निया के साथ बच्चे होंगे तो उसमें ये कंडीशन होगी कि उसका ये जगह जो है वो स्वेल हुआ होगा। ये डायफ्रामेटिक हार्निया के एक और पिक्चर है कि देखो ये डायफ्रामेटिक वाल है और ये इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ आए हुए हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस आर विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ। बच्चा रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में होगा, उसके लंग सही से रिलैक्स नहीं होंगे, सही से कंट्रैक्ट नहीं होंगे। डिक्रीज आर एब्सेंट ब्रीथ साउंड आर इफेक्टेड साइड। देखो जब आपके पास लंग सही से रिलैक्स एंड कंप्रेस नहीं होते
तो फिर वहां से आपके पास क्या, वहां से आपके पास ब्रीथिंग साउंड कैसे आएगी। हर्ट साउंड में बी शिफ्टेड टू राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है अगर आपके पास लेफ्ट की तरफ इंटेस्टाइन वगैरह की प्रोट्रूजन हुई है। चेस्ट साउंड और डल ऑन परकशन, और परकशन के थ्रू जब आप चेस्ट की साउंड सुनेंगे तो वो डल साउंड आपको देगा। टेकिपनिया एंड साइनोसिस होगी बच्चे को, क्यों, क्योंकि उसके लंग्स जो हैं वो सही से रिलैक्स नहीं हो रहे, उसके लंग्स सही से ऑक्सीजनेट नहीं कर पा रहे ब्लड को, तो फिर आपके पास ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाए। और साइनोसिस भी फिर आपको होती है क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है जो आपको साइनोसिस की तरफ लेकर जाता है। बाउल साउंड में बी प्रेजेंट abnormal chest development with one side being larger than other and abnormal एब्डामन शेप। क्या होता है कि आपके पास जिस साइड पे प्रोट्रूजन होती है वो साइड ज्यादा होगा, बड़ा होगा, और दूसरा साइड आपके पास नॉर्मल होगा, लिहाजा आपका जो एब्डामिनल चेस्ट साइज है वो फिर एबनॉर्मल हो जाता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि जो आपको डिफ्रामेटिक हार्निया में हो सकते हैं। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन इसके लिए क्या है कि पेरेंटल डायग्नोसिस एट 25th वीक ऑफ गेस्टेशन, एक्सरे, इसको आप खुद थ्रू देख भी सकते हैं। पेरेंट जो है वो ये शिकायत करेंगे कि बच्चा साइनोज होता है रोने के साथ या कोई और प्रेशर वगैरह लगाने के साथ, और हमारे पास एक्सरे के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि एक्सरे में साफ दिखाई देता है कि यहाँ लंग्स में कोई चीज जो है जिसने लंग्स को कंप्रेस किया हुआ है, सही है। इसके लिए जो हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन है तो वो कौन से हैं कि डिफ्रामेटिक हार्निया इज लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, NICU केयर, मैकेनिकल वेंटिलेटर टू हेल्प इफेक्टिव ब्रीथिंग, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, असिस्ट विद डायग्नोस्टिक प्री एंड पोस्ट केयर। तो जो हमारे पास डिफ्रामेटिक हार्निया है ये खतरनाक है, क्यों, ये आपके लंग्स को कंप्रेस करता है, ये आपके कार्डियक और रिस्पायरेटरी फंक्शन को कंप्रोमाइज करता है, उसमें प्रॉब्लम लेकर आता है। लिहाजा जो डिफ्रामेटिक हार्निया है ये इंतहाई नुकसानदेह है। मेंटेन सक्शनिंग ऑक्सीजन एंड IV फ्लूइड सेमी फोलर पोजीशन, बच्चे को आपने सेमी फोलर पोजीशन पे रखना है, ये हमारे पास सेमी फोलर पोजीशन है, सही है। इसके बाद जो है वेंटिलेशन वगैरह उसको ICU में रखेंगे, वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसकी अपनी खुद की ब्रीथिंग जो है वो एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। टर्न ऑन अफेक्टेड साइड टू अलाउ अनअफेक्टेड लंग्स एक्सपेंशन, treat acidosis, prevent crying, follow up of chronic lung disease and development प्रॉब्लम। तो उसको क्या करेंगे कि जिस साइड पे हार्निया उस साइड पे आप लेटाएंगे, अगर दूसरी साइड पे लेटाएंगे तो वो हार्निया का फ्लूइड उसके सेकंड लंग्स में भी आ सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, आप उसके लंग्स प्रॉब्लम को देखेंगे कि आया उससे तो कोई लंग्स प्रॉब्लम तो उस पेशेंट को नहीं हो रही, मतलब उसमें हमारे पास जो है लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ रहा, या वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी, परमानेंट एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही। लिहाजा ये चीज़ों का आपने फिर ख्याल रखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर मतलब वो केयर जिसमें अभी बच्चे ने ऑपरेशन, उसकी सर्जरी अभी नहीं हुई। रिड्यूस स्टिमुलेशन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, मेंटेन ऑक्सीजन सक्शनिंग एंड IV फ्लूइड, पोजिशनिंग हेड अप, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आपने बच्चे के हेड को ऊपर रखना है, मतलब उसको बेड सिटिंग पोजीशन में रखना है क्योंकि लेटे हुए जो है उसको फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने उसकी सक्शनिंग वगैरह रेगुलर करनी है ताकि उसका एयरवे क्लियर रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह वो यूटिलाइज कर सके। इसके बाद IV फ्लूइड आप प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको न्यूट्रिएंट वगैरह की कमी ना हो। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, कैरी आउट रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वाइटल साइन चेक ऑपरेटिव साइट फॉर ओजिंग ब्लीडिंग, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट IV फ्लूइड। क्या करना है कि जिस जहाँ पे सर्जरी हुई वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, वहाँ से कोई स्वेलिंग, वहाँ से कोई पीप वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद इनटेक आउटपुट वो भी आपने नोट करना है। बच्चे का पेन आप रिलीव करेंगे, उसको कंफर्ट आपने प्रोवाइड करना है और उसकी फैमिली को क्या करना है, सपोर्ट करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास डिफ्रामेटिक हार्निया ये एक क्रिटिकल इलनेस है, इसमें बच्चे को इंतहाई ज़्यादा नुकसान वगैरह होते हैं, इंतहाई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। लिहाजा आपने उसके फैमिली को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ये देखो सर्जरी के थ्रू इन्होंने आपको दिखाया है कि ये साइड जो है यहाँ पे आपके पास हार्निया हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने लंग्स को कंप्रेस किया हुआ है, सही है।
इसके बाद प्री सर्जरी इंटरडिसिप्लिनरी इंटरवेंशन, प्री सर्जरी ईसीएमओ, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये ईसीएमओ हमारे पास क्या है, ये आर्टिफिशियल लंग्स हैं। ये क्या होते हैं, इसके थ्रू जो है उसके जो है ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है, तो इस पे भी आप रख सकते हैं अगर इसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आपने पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन है उसको आपने मैनेज करना है, सर्जरी के थ्रू आपने रिपेयर करना है उसके हार्निया को, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में फिर आप चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे ताकि उस चेस्ट ट्यूब के सर्जरी के बाद हमारे पास वहाँ पे जो भी सेक्रीशन वगैरह होगी वो चेस्ट ट्यूब के जरिए बाहर आ जाए। ये अक्सर जब आप सर्जिकल वार्ड में ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पे आपको चेस्ट ट्यूब वगैरह ये नज़र आएंगे कि जब किसी पेशेंट का हमारे पास चेस्ट लंग्स वगैरह की कोई भी टाइप ऑफ सर्जरी हुई है तो फिर उसको ये चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और चेस्ट ट्यूब की इंसर्शन की जगह हमारे पास मिड एक्सिलरी लाइन एट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस वहाँ पे इंसर्ट करते हैं चेस्ट ट्यूब को, और चेस्ट ट्यूब में फिर सेक्रीशन वगैरह आती है, फिर उसको मायर किया जाता है। ये कुछ ही टाइम के लिए होता है ताकि वहाँ पे जो चेस्ट कैविटी में कोई भी फ्लूइड वगैरह है उसको बाहर निकाला जा सके। मैनेजमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी स्टेटस, वेंटिलेशन सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। वेंटिलेशन सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे अगर वो खुद से ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल मेंटेन नहीं रख सकता। इसके बाद आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करने, उसको हेल्थी न्यूट्रिएंट जो वो प्रोवाइड करने हैं। सही, ये हमारे पास सर्जिकल रिपेयर होता है कि देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जिसके थ्रू क्या किया इन्होंने कट लगा के हार्निया को मिनिमाइज किया हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइटल हार्निया। हाइटल हार्निया ये एडल्ट में भी हमने पढ़ा था कि अ प्रोट्रूजन ऑफ स्टोमक हार्निएट, अ पोर्शन ऑफ स्टोमक हार्निएटेड थ्रू द एसोफेजियल हाइटस ऑफ डायफ्राम, कि हमारे पास डायफ्राम में जो हाइटस रीजन है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे प्रोट्रूजन होती है स्टोमक की। ये देखो ये एबनॉर्मल प्रोट्रूजन है, इसको कहते हैं हाइटल हार्निया। साइन एंड सिम्टम क्या होगी, आपको हार्ट बर्न होगा, वोमिटिंग होगी, अनएक्सप्लेन रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो लंग्स जो है वहाँ को लंग्स को कंप्रेस करता है जो आपका फ्लूइड वगैरह होता है। फेल्यूर टू थ्राइव, वोमिटिंग, फ्रीक्वेंट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, ब्लीडिंग यूजुअली एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। क्या होता है कि बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है। फेल्यूर टू थ्राइव, फेल्यूर टू थ्राइव का मतलब ये है कि जो नॉर्मल ग्रोथ है, जो नॉर्मल इन स्ट्रेंथ है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है किसी बच्चे की, तो हाइटल हार्निया वाले बच्चे की उस तरह की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगी। डायग्नोसिस इसके लिए कौन कौन से हैं, हमने जीआई बेरियम एक्सरे, जीआईटी ट्रैक का बेरियम एक्सरे लेना है ताकि हमें पता चल जाए कि हार्निया कहाँ पे है, कितना है हमारे पास। इसके बाद गैस्ट्रोस्कोपी हम करते हैं, फ्लोरोस्कोपी करते हैं जिसके थ्रू कैमरे के थ्रू देखा जाता है कि हाँ इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम किस हद तक है। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट क्या है कि बच्चे की हमने पोजीशनिंग सही से करनी है, उसको हमने सिटिंग पोजीशन में रखना है। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल उसको ड्रग्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट को हम देखेंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे ताकि उसकी इस हार्निया को रिपेयर किया जा सके। और अगर उस हाइटल हार्निया की वजह से उसके रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम की कोई प्रॉब्लम बन रही है, वहाँ पे लंग्स को कोई इशू बन रहा है, तो इस कंडीशन में फिर आपने क्या करना है, सर्जिकल रिपेयर करने, सर्जिकली ट्रीट करना है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आपको क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स आपको हो सकता है जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 3rd सेमेस्टर में, जिसमें आपका जो स्टोमिक कंटेंट वो ऊपर की तरफ आता है, आपको हार्ट बर्न होता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आपको हो सकता है क्योंकि वो जो आपके पास स्टोमिक का कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आता है, वहाँ पे फिर बैक्टीरिया वगैरह ये चीज़ें भी आपके पास इन्फेक्शन काज कर सकती हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास कभी कभार हो सकती है। अगर हार्निया ज़्यादा है आपके पास जीआई ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वहाँ पे वेसल्स वगैरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्निया थे छोटे बच्चों में। और इसी के साथ ये 3rd यूनिट पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का लास्ट टॉपिक था। ये 3rd यूनिट अब हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फीटस सर्कुलेशन को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हमारे पास जितने डिफेक्ट हैं हार्ट के कार्डियक डिफेक्ट उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में आप अपने कॉलेज या अपने इलाके का नेम ज़रूर लिखा करें। और ये वीडियो आपके लिए कितनी जो है हेल्पफुल है वो आप हमें कमेंट में बताया करें। ओके, थैंक यू।